8 फरवरी को अजीत पवार एक बड़ा ऐलान करने वाले थे और इस ऐलान का फैसला उन्होंने मौत से 10 दिन पहले ले लिया था। अब सवाल है कि आखिरकार मौत से 10 दिन पहले क्या हुआ था। कैसे एक नया खुलासा हुआ है कि पायलट पर दबाव था। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है। सबसे पहला पॉइंट कि 8 फरवरी 2026 को ऐसा कौन सा बड़ा ऐलान करने वाले थे अजीत पवार। दूसरा है मौत से 10 दिन पहले अजीत पवार के साथ क्या हुआ। तीसरा है पायलट पर क्या सच में दबाव था, किसने ये बड़ा खुलासा किया है। चौथा है विपक्ष ने मौत की साजिश पर बीजेपी को क्यों घेरा है। और पांचवा है कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होगा। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूं कि फरवरी 8 को अजीत पवार एक बड़ा ऐलान करने वाले थे, लेकिन 28 जनवरी को यानी 10 दिन पहले, भाई 8 फरवरी को ऐलान करते, लेकिन 8 फरवरी से 10 दिन पहले यानी कि 28 जनवरी को उनका विमान क्रैश हो गया, यानी अजीत पवार की मौत हो गई। और ये जो ऐलान करने वाले थे 8 फरवरी को, इसका फैसला उन्होंने मौत से ठीक 10 दिन पहले लिया था, यानी कि 17 जनवरी को एक बैठक में यह फैसला लिया गया था। अब सवाल यह है कि 17 जनवरी को आखिरकार हुआ क्या था। प्लेन क्रैश से 10 दिन पहले सब कुछ जब तय हो चुका था, तो ये 10 दिन बाद अचानक क्या हुआ और वो ऐलान क्या था। सवाल है आखिर क्या बड़ा ऐलान होने वाला था। एनसीपी एसपी विधायक जयंत पाटिल का अब इस पे बड़ा खुलासा आया है कि आखिरकार होने क्या वाला था। ये शरद गुट के हैं। जयंत पाटिल ने यह बताया कि 16 जनवरी को पाटिल के यानी उन्हीं के आवास पर एक बैठक हुई थी। 16 जनवरी को एक बैठक हुई, फिर 17 जनवरी को शरद पवार के घर पर बैठक हुई थी और इस बैठक में यह तय किया गया था कि अब अजीत और शरद पवार दोबारा दोनों साथ आ जाएंगे, यानी अजीत पवार और शरद पवार गुट का अब विलय होने वाला था और यह बात लगभग तय हो गई थी। अब बस इसी चीज का ऐलान होने वाला था 8 फरवरी को। मतलब साफ था कि टूटी हुई एनसीपी एक बार फिर से जुड़ेगी। 8 फरवरी को इस विलय का ऐलान करने वाले थे दोनों गुट। सोचिए, जो ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था, सब कुछ अलग होने वाला था, ये होने वाला था, लेकिन उसके 10 दिन पहले ये अनहोनी हो गई और अब इस कार्यक्रम को, इस ऐलान को टाल दिया गया है क्योंकि अजीत पवार की मृत्यु हो गई है। दोनों गुट पहले ही निकाय चुनावों में साथ लड़ रहे थे। ये आपको पता है कि अभी जो बीएमसी चुनाव हुए थे उसमें शरद पवार और अजीत पवार दोनों के जो गुट हैं, जो टूटी हुई एनसीपी है, वो दोनों साथ में लड़ रहे थे। अजीत ने यह भी कह दिया था कि भाई निकाय चुनावों के बाद अब हम दोनों साथ आ जाएंगे, यानी एनसीपी एक बार फिर से जुड़ जाएगी। एनसीपी एसपी नेता शशिकांत शिंदे ने भी इसकी पुष्टि की है और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा सामने आई है। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों गुट साथ में आ जाते, अजीत पवार शरद पवार यानी कि चाचा भतीजा अगर फिर साथ में आ जाते, तो ये बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता है, या फिर सच में ऐसा कुछ है कि शरद पवार सरकार में शामिल होने वाले थे। दोनों गुट अगर एक हो जाते तो क्या शरद पवार एनडीए में शामिल होने वाले थे, उनका गुट एनडीए में शामिल होता। सूत्रों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि संभावित कैबिनेट फेरबदल की भी बात सामने आई थी। इनफैक्ट कैबिनेट में नए लोगों को शामिल करने की बात चल रही थी। इतना सब कुछ तय हो गया था और अचानक ये सब कुछ हो गया। ये देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव स्टोरी है और उन्होंने साफ लिखा है, एनसीपी फैक्शंस वर रेडी फॉर अ फरवरी 8 मर्जर अनाउंसमेंट, प्रोसेस रिमेन्स ऑन कोर्स, यानी ये प्रोसेस चल रहा था। इनफैक्ट इसमें यह भी लिखा है कि एक स्टेप आगे बढ़ाया गया था कि शरद पवार की जो एनसीपी का फैक्शन है वो शायद ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार ज्वाइन कर लेते। कैबिनेट रीशफल की भी बात हो रही थी, यानी इतना सब कुछ हो रहा था, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला था, लेकिन अचानक से ये हो गया। त्यांची अलीकडच्या काळामध्ये ही भूमिका होती की दोन्ही पक्ष एकत्रित यावेत, एकसंघ पुन्हा आपण सगळे व्हावे आणि त्यासाठी माझ्या आणि त्यांच्या बऱ्याच बैठका देखील झालेल्या होत्या आणि त्यानंतर आमच्या पक्षाचे प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची आणि त्यांचीही अलीकडच्या काळात बैठक झालेली होती।
फक्त या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आपण आघाडी करून लढवाव्यात आणि नंतर त्या बाबतीत आपण निर्णय घ्यावा अशी त्यावेळी आम्ही चर्चा केली. अब मैं आपको बताती हूं कि किसने खुलासा किया कि पायलट पर दबाव था, किस बात का दबाव था। एयर इंडिया के एक्स पायलट हैं मनमथ रोट्रे, जो कि एक बीजेटी लीडर भी हैं। उन्होंने क्या खुलासा किया है, और दूसरे हैं एविएशन एक्सपर्ट दीप्तेश चौधरी। इन दोनों की मैं आपको अभी बाइट सुनाऊंगी। इनका यह कहना है कि पायलट पर दबाव था, क्योंकि पीछे वीआईपी बैठे थे, पायलट पर दबाव था। पायलट ने जल्दबाजी की और जल्दबाजी में उसने गलत फैसला लिया और कहीं ना कहीं ये अनहोनी हो गई। ये बाइट सुनिए। That visibility was very poor. It's January month. Its visibilities are poor. This airfield does not have instrument landing system or instrument assistant system. So it is basically on visual. So with this fog, and at that time the fog had not lifted, so visibility was poor. They didn't see the runway first time. Second time again they tried to see the runway, but I think they were on the right side of the runway. So the pilot tried to align the aircraft on the runway, towards the runway, and while aligning it overbanked, it overturned, and because of the overturn the aircraft stalled. The aircraft couldn't fly because the lift forces, when you bank so much, when you turn so much, the lift force is no more upwards, so there is too much of drag, it pulls the aircraft down. So the aircraft went down straight away. So this is from the visuals I can see, but the black box is recovered. They will come to know exactly what happened, whether it was a mechanical failure or whether it was a manual failure, which from the visuals I can see it's most probably pilot error. So very unfortunate. These things happen when you have a big boss sitting behind. You know, a few years back there was the army chief who passed away in a helicopter accident in Ooty, because he had a meeting, he had to appear for the meetings on there. So similarly here the deputy CM was behind. The pilot should have followed SOP. Pilot should have told the CM, the visibility is poor, we cannot land, we will divert to the nearest field, Nagpur, and when the visibility is okay, we'll come back and come to the airfield. So he shouldn't have taken the pressure. This is only because there's a big boss behind. You should follow SOP. Please be brave enough to tell the truth. Don't try to cut short. When you take shortcut, this is what happens, accidents. Now nobody is alive. So one mistake, it is just one mistake, just telling the boss we cannot land, you can come back after 1 hour or 2 hours when the visibility is fine. So this is taught to every pilot, and he was an experienced pilot. The pilot in command was an experienced pilot. Unfortunate, he tried to cut short, take a shortcut, and accident happened, and this is what happened. This is winter time, and Baramati has little hills and lot of forest area. So the fog will be there. Fog will settle down there. So fog to lift, it will take little temperature. Temperature will rise after 9 o'clock, 10 o'clock. Then you can see the runway clearly. So it's a visual airfield. It's a visual landing airfield. So this is totally human error. So what? Overconfidence. Sometimes you have overconfidence. Sometimes if you don't follow standard operating procedure, you will have accidents like this. So he didn't follow, and he took shortcut. And you should never land when you are not legal to land. Visual means the runway has to be at least 5 kilometers before you can see the runway. If you can't see the runway, you are not supposed to descend. So he descended to see the runway. He was not at the runway. He was not aligned with the runway. Total mistake. Everything was wrong of the approach. I can make out from the video, everything was wrong. But then you will come to know that pilot only, most probably 99% sure pilot error. 1% I don't know. There might be some mechanical problem, defect, anything. I'm not sure. It doesn't look like. तो कि विंटर है तो विजिबिलिटी लो थी उस टाइम पे, और मेरे ख्याल से पूना की विजिबिलिटी तब 2500 मीटर थी. तो यहाँ पे भी विजिबिलिटी लो ही रही होगी बिकॉज इट्स अ नियरेस्ट एयरपोर्ट.
सो एक तो लो विजिबिलिटी रीजन हो सकती है। दूसरा, जब एयरक्राफ्ट अप्रोच पे फाइनल अप्रोच पे आया था, जब शॉर्ट फाइनल पे था, तो ऑलरेडी जो उसका एक अप्रोच का वो रहता है हाइट, उससे वो लो था, तो एक वो भी था। और वहां पे क्या होता है कि जब VFR पे आता है और जब विजिबिलिटी लो रहती है तो रनवे क्लियर दिखता नहीं है, तो हो सकता है वो प्रॉपर अपनी अलाइन नहीं हो गए फाइनल अप्रोच से। तो उसने जैसे रनवे नजदीक से दिखा होगा तो उसने टर्न मारने की कोशिश की होगी, तो हो सकता है उस टाइम पे टॉपल हो गया एयरक्राफ्ट, और वहां पे गड्ढे थे सब, तो गड्ढे में टॉपल होके गिर गया है जहाज। तो इसमें दो रीजन हो सकते हैं, एक तो लो विजिबिलिटी की वजह से, दूसरा कि जब शॉर्ट फाइनल पे होता है तो पावर भी बहुत कम रहता है एयरक्राफ्ट में, तो उस मोमेंट पे अगर आप लो हो बराबर, और आपको अगर टर्न मारने जाते हो तो आपके पास एयरक्राफ्ट में पावर नहीं और लोड तो है ही, तो उसकी वजह से टॉपल हो सकता है एयरक्राफ्ट। बाकी अब देखिए, विपक्ष ने भी बीजेपी सरकार पर साजिश के आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी की बाइट आपने सुनी है। ममता बनर्जी ने यह कहा कि भाई इस देश में अब ऑपोजिशन लीडर्स के साथ ऐसा ही होगा। मैं तो यही सुन रही थी कि अजीत पवार बीजेपी छोड़ के, यानी एनडीए का साथ छोड़ के शरद पवार के पास जाने वाले थे, तो हमको तो जांच चाहिए कि इसमें कोई साजिश तो नहीं हुई है। और फिर सेम बात देखिए, अखिलेश ने भी कहा कि हाँ जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी ठीक कह रही है, स्वाभाविक है, शक करना हमारा स्वाभाविक है। खड़गे भी यही कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए क्योंकि अननेचुरल डेथ है। संजय सिंह भी कह रहे हैं जांच हो। फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि भैया जांच होनी चाहिए कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला था, उससे पहले ऐसी अनहोनी हो गई। अगर विजिबिलिटी 5 किलोमीटर की होनी चाहिए, 3 किलोमीटर की थी, लेकिन तब भी जब इतने अनुभवी पायलट थे तो कैसे हो गया ये सब कुछ। अब इधर साजिश के आरोप है। और मैं आपको बता दूं, कंपनी ये जो विमान बनाती है कंपनी, उसके ऊपर भी आरोप है। ये लेयरजेट 45XR मुंबई एयरपोर्ट पर 2 साल पहले ही क्रैश हुआ था। जहां पर क्रैश हुआ है बारामती एयरपोर्ट, वहां पर भी अभी तक 2 हादसे बड़े हो चुके हैं। वहां पर सुविधा नहीं थी। मैंने आपको कल भी अपने शो में बताया था कि कौन कौन से जांच के पहलू हो सकते हैं। मैं आपको नीचे लिंक दे देती हूं, वो आप जरूर देखिएगा। अब बस यही बात है कि आखिरकार विपक्ष ऐसे आरोप क्यों लगा रहा है। जरा ये बाइट सुनिए। There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. अब अगला सवाल है कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि रियल एनसीपी अजीत पवार के पास आ गई थी। भाई पहले एनसीपी शरद पवार अजीत पवार एक थे, फिर ये दोनों टूटे, फिर शरद पवार को एनसीपी एसपी मिली और जो रियल चिन्ह है वो अजीत पवार के पास आया और अजीत पवार इसे लेकर एनडीए के साथ जुड़ गए। अब ये जो पार्टी है यानी कि एनसीपी है, उसमें अब दावेदारी किसकी होगी। सबसे पहला नाम सामने आ रहा है अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का, क्योंकि वो पार्टी की विरासत की मुख्य उत्तराधिकारी मानी जा रही हैं। वो खुद राज्यसभा सांसद हैं और सामाजिक कार्यों में भी काफी सक्रिय हैं। दूसरी दावेदारी मानी जा रही है पार्थ पवार की, जो अजीत पवार के बड़े बेटे हैं। पार्थ ने 2019 में मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। अब देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बारामती विधानसभा सीट के उपचुनाव में इनको उम्मीदवार बना दिया गया। अब जो दूसरे बेटे हैं वो तो राजनीति से दूर रहते हैं, तो उनके लिए इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन कोई कर नहीं रहा है। लेकिन अगर देखिए आंकड़ों में देखें ना, अगर अजीत की एनसीपी एक बार के लिए अगर ये अटकलें सही हैं कि शरद पवार और अजीत पवार साथ आने वाले थे, अगर अजीत की एनसीपी चली भी जाती है शरद पवार के साथ, अगर सोचिए एक बार के लिए कि विपक्ष में चली गई, तो भी सरकार नहीं गिर सकती है, क्योंकि उनके पास इतनी सीटें नहीं थी कि भाई सरकार में फेरबदल हो जाएगा। जरूर एक नैरेटिव सेट होगा, जरूर एक इमेज बदलेगी, जरूर। आप देखिए अजीत पवार और
सरकार के बीच में अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उनके बीच की एक तरीके से राइवलरी कह लीजिए, बयानबाजी सामने आ रही थी, चाहे वो फडणवीस हो, अभी अजीत पवार पर घोटाले का भी आरोप लगा था, बहुत सी चीज़ें थी, अनबन थी, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। और अगर ऐसे में वो शरद पवार के पास यानी कि विपक्ष के खेमे में चले जाते हैं तो इसमें कोई अचंभा नहीं होगा, लेकिन सरकार पर कोई हानि नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कल को शरद पवार का खेमा ही एनसीपी में मिलकर और एनसीपी सरकार का ही पार्ट रहे तो विपक्ष को नैरेटिव के तौर पर एक बड़ा झटका लग सकता है। तो अभी महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा, ये जो पवार परिवार है वो आगे क्या करेगा, कौन उत्तराधिकारी होगा, कोई उप मुख्यमंत्री बनता है कि नहीं बनता है, पत्नी गद्दी संभालेगी, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारी साजिश के आरोप है, राजनीति है। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।